नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। तो वॉइस ऑफ हरियाणा में आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर के। इस वक्त जो हमारे देश में हालात बने हुए हैं उन तमाम मुद्दों पर आज जो हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर से, जो इस वक्त बिहार के कांग्रेस प्रभारी भी हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर को मैंने इस विशेष खास बातचीत के लिए इसलिए चुना कि उन्होंने अपने जीवन में न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे, बिहार के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जमीनी स्तर पर कार्य किया है और इन तमाम राज्यों को वहां के गरीब, मजदूर, कमेरा वर्ग, किसान, मिडिल फैमिली, व्यापारी और यहाँ तक कि जो 36 बिरादरी, तमाम संस्थान, यहाँ तक कि लघु उद्योग, इन सब के बारे में वो बहुत बारीकी से जानते हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना बाना, पूरा ढांचा। तो इन्होंने अपनी राजनीति के जो करीब 20 वर्ष जमीनी स्तर पर काम किया है। तो इस वक्त कोरोना महामारी को लेकर के कहाँ आज वो हमारे देश को समझते हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे वीरेंद्र सिंह राठौर से। जी राठौर जी, यूं तो पूरी दुनिया में कोरोना संकट अभी गहरा चुका है, लेकिन यदि हम अगर अपनी बात हमारे देश हिंदुस्तान की करें तो आज आप कहाँ समझते हैं? सबसे पहले तो संजय जी, आपका और आपके तमाम श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और पूरे भारतवर्ष को आज महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप जयंती है। सभी देशवासियों को मैं अपनी ओर से महाराणा प्रताप जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि पूरे विश्व में एक बड़ा संकट कोरोना वायरस के माध्यम से आज पैदा हो चुका है, संजय जी, 3 प्रकार के संकट मैं समझता हूं पूरे विश्व में व्याप्त है। आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा देश भी इस समय इन तमाम 3 तरह के संकटों से जूझ रहा है और आने वाले समय में इन शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों से जूझने की ही तैयारी हमें आने वाले दिनों में करनी होगी। नहीं, तो आपने 3 तरह की अभी बात की कि पहले नंबर पे आपने बात की आर्थिक, दूसरे नंबर पे आपने बात की सामाजिक और तीसरे नंबर पे आपने बात की शारीरिक। तो यदि हम देखा जाए तो यूं तो भारत देश पिछले कई वर्षों से आर्थिक स्थिति को लेकर के जो है बड़ी गंभीर स्थिति में है, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आर्थिक रूप से हमारा देश कहीं ना कहीं ठहर गया है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि आज भारत देश कहाँ खड़ा है? देखिए संजय जी, आर्थिक दृष्टि से देश बहुत ही गंभीर परिस्थिति के अंदर है। मैं उस प्रश्न पे नहीं जाऊंगा कि पिछले 5-6 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति क्या रही, ना ये समय उन चीजों पे बात करने का है, परंतु लॉकडाउन के बाद से एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट जो है वो पूरे देश के ऊपर गहरा गया है। अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है और जो आंकड़े अर्थशास्त्री प्रस्तुत कर रहे हैं उनके मुताबिक आज हमारी जीडीपी 0 पे पहुंची है। मैं इतनी गहराई से आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा तो नहीं करूंगा, पर इतना जरूर मैं समझता हूं कि भारी आघात हमारी अर्थव्यवस्था को पिछले 40-45 दिनों के अंदर लगा है और जिसके अंदर से बहुत सूझबूझ से और एक ठोस नीति से अगर हम नहीं चले तो निश्चित रूप से एक बड़ा संकट हमारे देश के आगे खड़ा हो जाएगा। हमें एक बहुत छोटी सी बात समझनी होगी। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था, मैं पहले से भी कहता आया हूं, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। जी।
80% हिंदुस्तान देश के गांव देहात के अंदर बसता है। जी गांव देहात से मेरा तात्पर्य देश का किसान और देश के मजदूर, जी और 20% देश शहर के अंदर बसता है, जिसके अंदर हमारे मिडिल क्लास के लोग, नौकरी पेशा, छोटे दुकानदार, व्यापारी, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के लोग। और अमीर लोगों की तो संख्या हमारे देश में मात्र 2% है। जी तो अर्थव्यवस्था का जो साधारण सी जो परिभाषा है वो है डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन। जी अर्थव्यवस्था को हम इस तरीके से गिनते हैं कि देश के अंदर रिसोर्सेज की प्रोडक्शन कैसी है, डिमांड कितनी है और सप्लाई किस प्रकार से हो रही है। तो इन तीनों चीजों का समावेश जहां बढ़िया तरीके से होता है तो अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से चलती है। अब एक चीज हमें समझनी होगी कि देश के अंदर डिमांड कहां पैदा होती है। जी डिमांड पैदा होती है जहां 90% देश वास करता है। 90% देश कहां रहता है या कौन लोग डिमांड को पैदा करने वाले? तो 90% डिमांड पैदा करने वाले लोग इस देश में हैं किसान, मजदूर और मिडिल क्लास। जी अगर इनकी परचेजिंग पावर, खरीद की क्षमता अच्छी बनी रहेगी तो अर्थव्यवस्था चलने का काम होगा। अब कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ा आघात जहां पहुंचा है वो पहुंचा है किसान को, मजदूर को और इस देश की मिडिल क्लास को। जी मिडिल क्लास से मेरा तात्पर्य है छोटे दुकानदार, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग, लघु उद्योग, हमारे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। अब सरकार को ठोस नीति, आज 45 दिन हो चुके हैं, मैं फिर नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, पर सरकार ने अभी तक कोई ठोस नीति का ऐलान नहीं किया है कि वो इस डिमांड सप्लाई चेन को सुचारू रूप से स्टार्ट करने के लिए क्या कदम उठा रही है। जी मेरी समझ में, हालांकि मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, पर मेरी जितनी समझ है मैं ये मानता हूं कि डिमांड जब पैदा होगी जब हम किसान, मजदूर और मिडिल क्लास को आर्थिक रूप से कुछ मजबूती प्रदान करेंगे। आर्थिक मजबूती से मेरा तात्पर्य है जितनी आर्थिक मजबूती हम उनको देंगे उतनी खरीद की क्षमता उनकी बढ़ेगी, और खरीद की क्षमता अगर बढ़ेगी तो डिमांड पैदा होगी। तो इस डिमांड को पैदा करने के लिए सरकार को आज ठोस आर्थिक पैकेज को लेकर के आना चाहिए और उस आर्थिक पैकेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। एक आर्थिक पैकेज हमारे देश के किसानों के लिए और मजदूरों के लिए हो, और एक आर्थिक पैकेज इस देश की मिडिल क्लास के लिए हो। अब सवाल उठता है मिडिल क्लास का पैकेज कैसा हो? मिडिल क्लास की आप जरूरत को समझने का प्रयास करें। आज मिडिल क्लास त्रस्त किस चीज से? आज मिडिल क्लास त्रस्त है बिजली के बढ़े हुए दामों से। आज मिडिल क्लास त्रस्त है पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से। आज मिडिल क्लास त्रस्त है बच्चों की महंगी स्कूलों की फीसों से। आज मिडिल क्लास त्रस्त है बढ़े हुए इनकम के टैक्सेस पे। तो मेरा ये ऐसा सोचना है कि सरकार जब आर्थिक पैकेज दे तो मिडिल क्लास की बचत की क्षमता को बढ़ाने के लिए या मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर को, अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहूं, बढ़ाने के लिए, तो वो टैक्स में छूट करे, बिजली की दरों को सस्ता किया जाए, स्कूलों की, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी स्कूलों की फीसों के अंदर भी कटौती की जाए, और तमाम ऐसी चीजें की जाए सरकार की नीतियों के माध्यम से जहां मिडिल क्लास की जेब के अंदर बचत आनी शुरू हो। तो वो जो बचत मिडिल क्लास की जेब में आएगी
वो उसकी खरीद की क्षमता को पैदा करेगी, डिमांड को पैदा करेगी, तभी अर्थव्यवस्था घूमने का काम कर सकती है। तो आपने जो सवाल किया उसका जवाब यही है कि सरकार को, क्योंकि ये परिस्थिति विचित्र है, ऐसी आर्थिक परिस्थिति हमारे देश ने अभी तक नहीं देखी। ऐसा संकट पिछले 100 वर्षों में देश के सामने नहीं आया। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संकट हमारे देश ने और देश के लोगों ने नहीं देखा। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में सरकार को आर्थिक पैकेज डिक्लेयर करना होगा। नहीं तो आप क्या मानते हैं कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं हैं या वो विपक्ष को तवज्जो नहीं दे रहा? मान लो कोई सुझाव विपक्ष सरकार के सामने रखती है, वो भी ऐसे में कि यदि 45 दिन पिछले हम नजर डालें तो राठौर जी कमावेश कोरोना संक्रमित पेशेंटों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में उनकी नीतियां ठीक नहीं है या सरकार सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर लगी हुई है? संजय जी, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व को दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में ये चेतावनी दे दी थी कि कोरोना की महामारी से पूरे विश्व में बड़ा संकट घेराने जा रहा है। जी, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री राहुल गांधी जी ने फरवरी के महीने की शुरुआत में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश केंद्र की सरकार को चेताया कि कोरोना का संकट हमें शारीरिक और आर्थिक नुकसान व्यापक रूप से पहुंचाने जा रहा है, इसकी हमें तैयारी व्यापक रूप से करनी चाहिए। 5 फरवरी के राहुल गांधी जी के ट्वीट के बावजूद पूरा फरवरी का महीना निकला, पूरा मार्च का महीना निकला। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता कि मार्च में मध्य प्रदेश का मुद्दा था या ट्रंप 3000 लोगों को, अब उनमें से कितने लोग संक्रमित थे ये फिर एक बड़ा डिबेट का इशू बनेगा। परंतु ये सवाल जरूर है कि पूरा फरवरी, पूरा मार्च राहुल जी की बात को अनसुना क्यों किया, विपक्ष की बात को सीरियसली क्यों नहीं लिया? वो केवल राहुल गांधी जी का मत नहीं था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व को चेतावनी दी थी कि ये एक बड़ा पेंडेमिक बन करके आ रहा है, और ये दिसंबर के महीने में चेतावनी आ गई थी। तो आज 250 गुना लॉकडाउन कब शुरू हुआ? लॉकडाउन शुरू हुआ 21 मार्च को। 21 मार्च को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए और इस बड़े संकट के बारे में देश को चेतावनी दी और बताया कि देश के ऊपर गंभीर संकट है। लॉकडाउन की शुरुआत हुई, 200 से 250 मरीज थे पूरे देश में जिस दिन लॉकडाउन किया गया, पहले दिन लॉकडाउन। 45 दिन के अंदर आज संख्या लगभग 60,000 तक पहुंची जी। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 300 गुना वृद्धि पिछले 40-45 दिनों के अंदर हुई। अब कुछ लोग इसको उपलब्धि मान रहे हैं। अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए, अगर राहुल गांधी जी की बात को फरवरी के महीने में मान लिया गया होता तो शायद आज ये संख्या 50,000 60,000 ना होकर के 10 से 12,000 होती, 15,000 होती। परंतु कहीं ना कहीं विपक्ष की बात को ना सुनना, जैसे सरकार ने अपने रवैया के अंदर शामिल कर लिया हो, परंतु कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में समय समय पर देश में बगैर किसी राजनीतिकरण के ये जताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश को उभारने के लिए किन किन नीतियों की आवश्यकता है। तो अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि सामाजिक संकट, तो कोरोना महामारी के चलते आप इस सामाजिक संकट को समाज में कहां तक देखते हैं? क्योंकि आप कई प्रदेशों में लगातार जमीन से जुड़े रहे हैं। तो सामाजिक संकट की जहां तक आपने बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि सामाजिक संकट को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए संजय जी, 40-45 दिनों के इस
लॉकडाउन के पीरियड में दो प्रमुख बातें देखने को सामने आई। एक तरफ जहां संकट की इस घड़ी में जितना यथासंभव प्रयास लोगों को राहत पहुंचाने का करना चाहिए था, वो प्रयास समाज ने किया। डेफिनेटली समाज के लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और हर एक व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपना अपना योगदान देने का काम किया। इसके लिए समाज बधाई का पात्र है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि एक बड़ा डर का वातावरण पूरे देश में फैला है और सामाजिक रूप से अगर किसी व्यक्ति को कोरोना से पीड़ित है, एक तरह से उस व्यक्ति के प्रति डर और सामाजिक बहिष्कार तक की स्थिति जो है वो पैदा हुई है। अभी करनाल में एक घटनाक्रम हुआ, दो साथियों को कोरोना की पुष्टि हुई और टेस्ट के बाद वो नेगेटिव पाए गए। जी। हालांकि उनको क्वारंटाइन में रखना था, पर मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर के ये कहा कि इन्हें मोहल्ले से बाहर रखा जाए। तो वो एक बड़ी गंभीर मानव प्रवृत्ति मैं कहूंगा देखने को मिली, जो समाज के रूप से घातक है। तो मेरा आपके माध्यम से ये समाज से ये निवेदन है कि कोरोना के संकट को हमें डरना नहीं है, इससे पैनिक क्रिएट नहीं करना, हमें इससे लड़ना है। डर करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाई लड़ी जाएगी अगर हमारे आस पड़ोस में कोई पेशेंट है भी, तो हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रशासन इनकी गाइडलाइंस के मुताबिक चल करके हमें अपने उस साथी, अपने उस भाई की रक्षा हौसला देना है, उस परिवार को हौसला देना है और अपना बचाव भी करना है और कोरोना को भी से भी लड़ना है। तो हम जब ही लड़ पाएंगे जब हम सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से अपने उस साथी की मदद करने के लिए तैयार होंगे। अगर हमने दिमाग में डर बिठा करके उससे दूरी बनाने का प्रयास किया तो लड़ने से पहले तो हम कोरोना से हारेंगे। और मैं तो कहूंगा कि कल राहुल जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पैनिक नहीं हमें करना, हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और आज तो महाराणा प्रताप जी की जयंती है। वो वीर योद्धा, हमेशा मुगलों के खिलाफ हमेशा डट करके वो लड़े। उनके जीवन से यही सीख मिलती है कि जब संकट आएगा, जब भी संकट आए, ये भी एक भारी संकट, जैसे मुगल आक्रमण करते थे, ये कोरोना का आक्रमण भी कुछ ना कुछ उसी प्रकार से है। तो अगर महाराणा प्रताप जी की नीति पे चला जाए तो हमें इस कोरोना से भागना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और मुकाबला करने के लिए अपने कवच, तलवार, भाले, जो आज के दिन में पीपी किट्स हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, हाउस रूप में हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए हमें कोरोना से एक जबरदस्त लड़ाई लड़नी है और अपने लोगों की रक्षा भी। तो इसी बीच आपने किसानों की बात रखी, तो कहाँ देखते, मैंने अभी देखा कि कोरोना संकट काल के समय किसानों की गेहूं फसल को लेकर के जो विषय सामने आए, ठीक है, सीजन चल रहा है, अभी कुछ दिन के बाद धान की बिजाई शुरू हो जाएगी। तो आप कहाँ देखते हैं कि एक तरफ तो हम बात करते हैं अपने देश के उत्थान की, और दूसरी तरफ अभी किसान भी लगातार संकट के दौर से गुजर रहा है। तो किसानों को लेकर के आपने इतने सारे प्रदेशों पे जमीनी स्तर पे काम किया है, तो किसान को आप आज कहाँ खड़ा पाते हैं, जबकि किसान दूरी है? संजय जी, मेरा 20 साल का राजनीतिक जीवन हो गया और एक मैं बड़ी सच्चाई आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ कि हम लोग किसान के बारे में बात जरूर करते हैं, पर क्योंकि मैं भी किसान परिवार से जुड़ा हूं जी, अगर मैं खुद स्वयं खेती नहीं करता तो मेरे घर के लोग तो करते हैं। किसान के असली आंसू पहुंचने का काम हम लोग नहीं करते। आज किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की? उसकी फसल का एमएसपी।
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू कर दी गई होती, अब इसमें सवाल उत्पन्न होगा कि कांग्रेस और बीजेपी, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं किसान के एंगल से बात कर रहा हूं कि पक्ष हो विपक्ष हो, हम सब का ये दायित्व बनता है कि इस देश की 70% जनसंख्या जो कि किसान और मजदूर हैं, उनकी फसलों का उचित एमएसपी मिले, तभी जाकर के किसान की परचेजिंग पावर स्ट्रांग होगी। और परचेजिंग पावर किसान की स्ट्रांग होगी तो हमारी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है वो स्ट्रांग बनेगी। तो हमें इस दृष्टिकोण से भी किसान को हर एंगल से मजबूत करने का काम करना चाहिए। पर बड़े दुख की बात है, अब मैं अपने इलाके की बात करूं, गेहूं की फसल की कटाई चल रही है, लगभग 70-75%, 80% हो चुकी है। पूरे देश में पंजाब और हरियाणा दो ऐसे प्रदेश हैं जिनका मंडी का सिस्टम एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। हमारे आड़ती और हमारे किसान भाई, ये एक ऐसा संबंध है, इस संबंध ने एक मजबूत सिस्टम को पैदा किया। इन मंडियों ने एक मजबूत सिस्टम उत्पन्न किया है। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आड़ती और किसान के इस रिश्ते को तार तार करने पे लगी हुई है। आप जानना चाहते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लो, आज मैं खट्टर जी को मैं आज बता देता हूं। आप आज फसल की खरीद और बेच के अंदर से आड़ती को आप माइनस करेंगे, मंडी को आप माइनस कर देंगे, तो आपका किसान, हमारा किसान दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर हो जाएगा। हमारे किसान की फसल का दाम इतना, उसमें इतनी कमी आएगी उचित दाम मिलने में, सही दाम मिलने में, कि हमारे किसान को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप जानते हैं आज बिहार के अंदर गेहूं की कटाई चल रही है। हमने तो आज मंडी के अंदर अपनी फसल बेचने का काम किया है, तो एमएसपी हमें 1940 रुपए मिला है। बिहार के अंदर गेहूं, क्योंकि मंडी सिस्टम नहीं है, 1100 रुपए 1200 रुपए क्विंटल बिकने का काम। तो ये बेहतरीन मॉडल से हम एक वर्स्ट परिस्थिति की तरफ अपने प्रदेश को क्यों लेकर के जाना चाहते हैं, उससे क्या लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है, ये अभी तक मेरी समझ से परे है। तो मेरा तो आपके माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये निवेदन है कि मंडी के इस सिस्टम को, जिसमें जो सिस्टम किसान, मजदूर और मंडी के आड़ती के विश्वास के ऊपर सैकड़ों सालों से चला आया है, कृपया करके उस सिस्टम को तार तार ना करें। इसी से हमारा किसान बचा रहेगा। आप परिस्थिति देख लें, ये तो वो फसलें हैं जिनका हमें एमएसपी मिल जाता है, क्योंकि सरकारी खरीद हो जाती है, एमएसपी पूरा मिल जाता है, मंडियों के अंदर हम लोग फसल लेकर के आ जाते हैं। आप उन फसलों की हालत देखो जिन फसलों का एमएसपी नहीं है। हमारे इलाके में सब्जी पैदा होती है, खीरा पैदा करने वाला किसान, जिसकी फसल पिछले सीजन तक कायदे से 15, 16, 17 रुपए क्विंटल बिकनी चाहिए थी, वो आज किलो बिकनी चाहिए थी, वो आज 2-3 रुपए किलो बिकी। खरीदार नहीं, मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं। तो इन सब चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए। और अभी तो संकट गहरा रहा था, सरकार ने एक और प्रतिबंध लगाने की बात करी कि धान की खेती, पंचायती जमीन जो ठेके पे लेगा वहां धान की खेती, उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, कुछ जिले, कुछ ब्लॉक चिन्हित किए हैं। देखिए, सरकार का कहना यह है कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है और उसको ऊपर लाने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ तो खट्टर साहब को खास तौर पे, उनको आकर के एक बार हमारे किसान को जमीनी स्तर पे देखना चाहिए। किसान आज जो थोड़ा बहुत सांस ले रहा है हमारे इलाके में, वो इसलिए ले रहा है कि गेहूं और धान की फसल मिला करके उसको कुछ
रिलीफ राहत है उस एक कम से कम एक फसल एक में नुकसान हो जाता है तो एक में वो अपने खर्चे पूरे करते हैं। धान में दो तरह की वैरायटी, पीआर की तो खरीद, सरकारी की खरीद हमारे प्रदेश के अंदर पूरी हो जाती है। जो साथी किसान पीआर की खेती करते हैं उनकी पूरी की पूरी फसल सरकार खरीद लेती है जी। जो 11-21 और बासमती उगाने का काम करते हैं। अब कोई ये देखने वाला हो कि आज पूरे विश्व में खाड़ी देशों के अंदर अगर एक्सपोर्ट राइस का 11-21 और बासमती का होता है तो वो हमारा इलाका करता है जी। आज हमारे इलाके का नाम पूरे गल्फ के अंदर शान से इस बात से लिया जाता है कि भाई करनाल डिस्ट्रिक्ट धान की 11-21 और बासमती की बेस्ट वैरायटी पैदा करता है जी। और हम एक्सपोर्ट के अंदर बड़ा योगदान करते हैं क्योंकि धान यहाँ से एक्सपोर्ट होता है 11-21 और बासमती, तो उसके दाम हमारे किसानों को ठीक मिलने का काम हो जाता है जी। अब आप धान की खेती के ऊपर प्रतिबंध लगा दें तो जो विश्व में हमारा नाम है वो नाम भी खत्म होगा और किसान अगर धान की खेती नहीं करेगा तो वो कर्जे के बोझ के नीचे और बुरी तरीके से दबता चला जाएगा। तो मेरा तो खट्टर सरकार से ये निवेदन है कि ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए हमें जमुना के पानी का किस प्रकार से प्रयोग करना है उस नीति को निर्धारण करने की आवश्यकता है। वो नीति जब ही निर्धारित हो सकती है जब आप विपक्ष में बैठे लोगों की बात को सुने, उनके अच्छे सुझावों को सुने। हम आज भी इस स्थिति में हैं। खट्टर साहब अगर विपक्ष को अपने साथ लेकर के चलने की बात करेंगे तो हम ऐसे सुझाव भी दे सकते हैं जिनसे वाटर लेवल ऊपर लाया जा सकता पर वो पहल सरकार को करनी हो। एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए या जो हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए वो निभाने के लिए विपक्ष तैयार है, परंतु सरकार विपक्ष से सुझाव लेने के पक्ष में लगती नहीं है। तो राठौर जी, आपने क्योंकि कई प्रदेशों में विभिन्न परिस्थितियों में कर्फ्यू जैसे हालातों में भी कार्य किया है जमीनी स्तर पर। अब जैसे लॉकडाउन के बाद रिलीफ हल्की हल्की जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है, तो उससे आप कितने सहमत हैं कि किस प्रकार से बाजारों को खोलना चाहिए? कि मैंने भी पिछले 2-3 दिन में देखा कि एकदम से जो राहत दी गई उससे बाजारों में भीड़ इकट्ठा हुई और सोशल मीडिया पर खासकर दुकानदार भाई भी इस बात से परेशान हैं कि इस तरह से राहत ना हो, प्रॉपर वे में एक पूरा प्लान तैयार होने के बाद ही, ताकि हम कोरोना से बहुत अच्छे से लड़ सकें। तो ऐसा कोई सुझाव आपके जहन में जो आप दे सके, और यदि वो सुझाव वास्तव में लागू होता है तो उसको प्रशासन को, जनता को लाभ हो? देखिए संजय जी, सुझाव कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है जी। और कल राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और मैं समझता हूं कि अगर केंद्र की सरकार राहुल जी की बात को गंभीरता से ले तो एक बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ी जा सकती है। देखिए, हमारे देश के जितने जिले हैं और जितने उन जिलों को गवर्न करने वाले हमारे डीएम्स, कुछ प्रदेशों में डीएम बोल देते हैं, हमारे प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने जिले की परिस्थिति को समझने के लिए बहुत सक्षम है और जिस प्रकार से पिछले 40 दिनों में काम हुआ है या हमारे जिला प्रशासन की कार्रवाई रही है, मैं ये मान सकता हूं कि मेरे जिले का डिप्टी कमिश्नर मेरे जिले की ज्योग्राफी को, कहां कोरोना पे किस प्रकार से काम करना है, किस कॉलोनी के अंदर, जिले के अंदर, किस गांव के अंदर क्या समस्या है, उस भरी भांति डेमोग्राफी को हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समझता है जी। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन में रखना है, रेड जोन में रखना है या ऑरेंज जोन में रखना है, वो तय हमारा डिप्टी कमिश्नर नहीं कर रहा, उसको तय कर रहे हैं केंद्र सरकार जी। अब केंद्र सरकार डिप्टी कमिश्नर को ये मैसेज देती है कि भाई तुम्हारा जिला अब रेड हो गया या आपका जिला ग्रीन हो गया। और पिछले 4 दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से मैं लगातार पढ़ रहा हूं, चाहे पंजाब की मैं बात करूं और अन्य राज्यों की मैं बात करूं, लगातार छप रहा है कि जहां डिप्टी कमिश्नर्स कह रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज में होना चाहिए,
केंद्र सरकार कह रही है आपका डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन के अंदर आ रहा है, या इस प्रकार से एक समन्वय नहीं बन पा रहा, विरोधाभास है। वो विरोधाभास इसलिए पैदा हो रहा है कि हमें अपने डीएम्स के ऊपर, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रख करके उन्हीं के कंधे पे जिम्मेवारी छोड़नी चाहिए। राहुल जी ने भी कल कहा कि इस लड़ाई को केंद्र से नीचे मत लेकर के जाओ, इस लड़ाई को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़िए, डिस्ट्रिक्ट अपना प्लान बनाए और लड़ाई डिस्ट्रिक्ट तक केंद्रित हो, तो हम पूरे देश के अंदर बेहतरीन तरीके से इस लड़ाई को लड़ पाने में सक्षम होंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि केंद्र सरकार पावर्स को डेलीगेट करे, डिसेंट्रलाइज करे, सेंट्रलाइज सिस्टम से डिसेंट्रलाइज कर दे, डिप्टी कमिश्नर्स को फुली ऑथराइज करे, फुली एम्पावर करे, उन्हें कहे कि वो अपने जिले का इंडिपेंडेंट प्लान तैयार करें, फाइनेंशियल सपोर्ट उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए केंद्र सरकार स्टेट्स की करे। स्टेट्स के तमाम चीफ मिनिस्टर्स इस बात को कह रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेस शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, कि जिस अनुपात में उनको केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए थी वो सहायता उनको नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हमने इस प्लान को और जारी रखा, इसको सेंट्रलाइज ही हमने करके रखा, तो परिस्थितियां हमारे हाथ से निकल जाएंगी और गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम की ओर हम चलें। और राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया है। ये एक बहुत बड़ा आईना सरकार को दिखाने की बात की गई है। उनकी बात के अंदर जो बात उन्होंने कही है उसके अंदर बड़ी दूरदर्शिता उनकी बातों में है। सरकार को उनके सुझावों को गंभीरता से लेकर के लागू करना चाहिए। इस समय में हम राजनीति न कर करके पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर के देश को इस संकट से कैसे उभारे, उस और हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर को, जो बिहार से कांग्रेस के प्रभारी भी हैं और इतने सारे प्रदेशों का उन्होंने अनुभव, विशेषकर आज कोरोना महामारी संकट के समय में आप लोगों से रूबरू होकर के, सीधा लाइव रूबरू होकर के उन्होंने जो अपनी तमाम बात रखी। आप वीरेंद्र सिंह राठौर की बातों से कितना सहमत हैं, उन्होंने जो अपने अपने विचार रखे हैं, सुझाव भी दिए हैं, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि हम सब मिलजुल कर इस कोरोना महामारी जैसे संकट से उबर पाए, इस कोरोना को हराकर हम विजयी हो पाए। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा के साथ। नमस्कार।